So my dear students, in today's class we are going to cover again a very interesting chapter, the reproductive system. Already आप बाकी सारे chapters को cover कर चुके हैं and I taught you almost all the chapters of this book. Okay, now without wasting time, let's start with the reproductive system. Okay, now what is reproductive system? When this term comes, what comes in your mind? जैसे ही इस term के बारे में हम बात करना शुरू करते हैं, क्या आपके दिमाग में आता है? रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स ये कोई ऐसी क्राइटेरिया होनी चाहिए जिसके थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक न्यू लाइफ को बर्थ देता है, राइट? सो बड़ी ही सिंपल सी नॉर्मल सी डेफिनेशन में आप समझेंगे इसको. रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज. रिप्रोडक्शन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि कोई भी जीव जंतु अपनी लाइफ प्रोसेस को मेंटेन रखता है, लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है बाय गिविंग बर्थ टू द अनदर स्पीशीज. ओके, बाय गिविंग बर्थ टू द अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द यंग वंस. यंग वंस यानी कि हम ऑफस्प्रिंग स्पीशीज की बात कर रहे हैं जिसको हमने रिप्रोडक्शन कहा. अब बात करेंगे, जब रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन तुमने सुनी, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन सुनने के बाद सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आई कि ठीक है, रिप्रोडक्शन अभी अभी हमने बताया, हमने पढ़ा कि वो क्राइटेरिया जिसके थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है, ऑफ द सेम काइंड या फिर ऑफ द डिफरेंट काइंड, राइट? उसके अलावा हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को अब पढ़ेंगे जो कि ह्यूमन मेल और फीमेल में हमें देखने को मिलती है. तो सबसे पहले हम ह्यूमन मेल को कवर करेंगे, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, हम पढ़ेंगे सबसे पहले मेल, ह्यूमन मेल. ओके, तो मेल में हमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे? जल्दी से बता दो, एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ. देखो, पहला कैरेक्टरिस्टिक तुम्हारा क्या हो गया? ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द फेस. यानी कि अगर तुम मेल बॉडी की बात करो तो मेल के फेस में सबसे कॉमनली जो देखने को मिलता है दैट इज आवर मस्टैचेस एंड द बियर्ड. द बियर्ड एंड द मस्टैचेस ये हैं. उसके अलावा चेस्ट पर हेयर ग्रोथ होना, आर्मपिट्स में हेयर ग्रोथ होना, ठीक है, ये जो है वो बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस है जो यूजुअली हर ह्यूमन मेल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है. दूसरा, डीपर वॉइस. हमने देखा होगा जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हम अपनी ग्रोइंग स्टेज की ओर जाते हैं, वैसे वैसे जो हमारा वॉइस है वो हैवी होने लगता है, ठीक है. उसके अलावा फेशियल बोन्स बिकम मोर प्रोमिनेंट एंड बॉडी बिकम्स मोर मस्कुलर. मसल्स की ग्रोथ होना, शोल्डर का ब्रॉड होना. यूजुअली मेल्स में देखो तो जैसे जैसे हम ग्रो अप करते हैं हमारा शोल्डर बिल्कुल ब्रॉड एंड अप होने लगता है, ये चेस्ट एरिया एक्सपैंड होता है, शोल्डर ब्रॉड होने लगते हैं. अभी अभी मैंने तुम्हें बताया हेयर ग्रोथ हमारे आर्मपिट पर, फेशियल हेयर्स यानी कि बियर्ड, मस्टैचेस देखने को मिलते हैं, वॉइस हैवी होने लगती है. उसके अलावा द स्क्रॉटम एंड द पेनिस बिकम्स एनलार्ज. दो जो हम बात कर रहे हैं ह्यूमंस की, ह्यूमन मेल्स की बात कर रहे हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, जहाँ पर जो आपका पेनिस है उसकी भी साइज बड़ी होने लगेगी, एनलार्ज होने लगेगी. अभी तक हमने बात की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो कि ह्यूमन मेल में हो रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन ह्यूमन फीमेल. उससे पहले जो दो चार पॉइंट मैंने अभी आपको मेंशन किए हैं उसको बताएंगे. सबसे पहले क्या है? ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर्स, ठीक है. दूसरा क्या होगा? दूसरा पॉइंट अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, डीपर वॉइस हो जाएगी एंड एनलार्जमेंट, ब्रॉडनिंग ऑफ दिस शोल्डर, राइट, ब्रॉडर शोल्डर्स एंड व्हाट एल्स. इसके अलावा क्या बताया मैंने? जल्दी से बताएंगे. द पेनिस एनलार्जमेंट. भाई अपनी बॉडी के बारे में तो पढ़ाया जा रहा है ना.
ओके और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, बेसिक कुछ पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दिए हैं। उसके अलावा हम अब बात करेंगे सेकेंडरी कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ ह्यूमन मेल, सॉरी फीमेल। ओके तो मेल अभी पढ़ा, अब फीमेल पढ़ते हैं। क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे फीमेल की बॉडी में। सबसे पहले इसको देखो, ग्रोथ ऑफ हेयर इन आर्मपिट्स, दैट्स ए वेरी कॉमन थिंग। जैसे कि मेल की बॉडी में आर्मपिट्स में हेयर ग्रोथ हो रहा था, ठीक उसी तरह फीमेल की भी बॉडी में हेयर ग्रोथ होगी। ठीक है, फीमेल की बॉडी में हेयर ग्रोथ होगी, यानी कि हमारे जितने भी दैट आर्मपिट्स के अलावा जितने भी हिडन एरियाज हैं लाइक द वजाइनल पोर्शन, वहाँ भी हमें ये हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसके अलावा ब्रेस्ट एनलार्ज होने लगता है, जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है हमारी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेस्ट भी उसी तरह एनलार्ज होने लगता है, ब्रेस्ट की साइज बढ़ने लगती है। देन एनलार्जमेंट ऑफ पेल्विक रीजन एंड फैट डेपोजिशन इन दी हिप रीजन। जब तुम फीमेल की बॉडी की बात करोगे तो देखो धीरे 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 ये जो फीमेल बॉडी है वो भी एक प्रॉपर शेप लेने लगती है। दैट बहुत सारे शेप्स हैं, आवर ग्लास है, उसके अलावा पियर शेप्ड बॉडी होती है, दैट ट्रायंगुलर शेप बॉडी होती है। तो ये अलग अलग बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग हमारा जैसा शेप होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे जो हिप रीजन है वहाँ मस्कुलर डेपोजिशन, दैट मसल्स और फैट का डेपोजिशन होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसकी साइज भी डिफर करेगी इन ऑल दी फीमेल्स। तो हम जल्दी से इन पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या था, दैट ग्रोथ ऑफ हेयर्स, ग्रोथ ऑफ हेयर्स इन आर्मपिट्स। ओके, नेक्स्ट एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट भी एनलार्ज बड़ा होने लगेगा साइज में। एंड else than this fat deposition in hip region, जिसकी वजह से the size of hip will become enlarged. Okay, उसके अलावा pelvic region भी enlarge होने लगेगा। Next to it अब हम बात करेंगे reproductive system in humans. Okay, तो क्या रिकॉल करने की जरूरत है, फिर भी जस्ट फॉर अ सेकेंड लेट्स रिकॉल ऑल दोज पॉइंट दैट आई हैव जस्ट टॉट यू। जो भी पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। पहला है हमारा सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन मेल। ह्यूमन मेल की बात करोगे तो क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं आपने, ग्रोथ होगी, फेशियल हेयर्स, फेशियल हेयर्स दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द मस्टैचेस, यू आर टॉकिंग अबाउट योर बियर्ड, राइट। उसके अलावा जो वॉइस है वो बहुत डीप होने लगेगी, हैवी होने लगेगी। नेक्स्ट ब्रॉडर शोल्डर्स, ये जो शोल्डर है हमारे ये ब्रॉड होने लगेंगे। पेनिस एनलार्ज हो जाएगा साइज में। चलो ये तो तुमने बात की सेक्सुअल कैरेक्टर्स की जो कि मेल में था। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल्स के बारे में। तो फीमेल्स के बारे में सबसे पहला पॉइंट कहता है ग्रोथ ऑफ हेयर्स इन द आर्मपिट रीजन। उसके अलावा मेनी अदर एरियाज आर देयर। ब्रेस्ट एनलार्ज होने लगेगा, साइज में बड़ा होने लगेगा, और फैट डेपोजिशन होगा हमारे पेल्विक रीजन और हिप रीजन। तो हिप रीजन एंड पेल्विक रीजन, ओके, इन दोनों रीजन्स में फैट डेपोजिशन होगा। ओके, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, चलो अब आगे पढ़ते हैं। ओके, आई होप सारे स्टूडेंट्स को ये चैप्टर क्लियर हो रहा होगा। पॉइंट वाइज थोड़े थोड़े सेक्शंस में इस चैप्टर को डिवाइड करेंगे, एक बार में पूरा चैप्टर कवर नहीं किया जाएगा, एल्स इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू योरसेल्फ ओनली। क्योंकि क्या होगा ना, अगर एक साथ एक ही बार में अगर पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा तो वो सारे पॉइंट्स आपको आपके दिमाग में याद नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। हमने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली है, अब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमंस में कैसा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम
consist of the primary and the accessory reproductive organs. Primary reproductive organs में क्या क्या included होगा? That include your testes in the male and ovary in the female. यानी कि दो पार्ट्स में वापस इसको हम डिवाइड करेंगे, मेल की बॉडी और फीमेल की बॉडी. जब मेल की बॉडी की बात करोगे तो टेस्टिस होगा और फीमेल की बॉडी की बात करोगे तो ओवरी होगा, राइट? अच्छा, नाउ द टेस्टिस प्रोड्यूस व्हाट इट प्रोड्यूस. अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि हम जिस रिप्रोडक्शन क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं वो रिप्रोडक्शन वाली क्राइटेरिया आखिर होती कैसे है? तो दैट तो यू नो वेल, अर्लियर अपने छोटे क्लासेस में 6, 7, 8 क्लासेस में 9 क्लास तक पढ़ते हुए ये आए हो कि जो मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, दोनों के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं यानी कि जो टेस्टिस है और दूसरा फीमेल में जो ओवरी है, दोनों टेस्टिस क्या रिलीज करने वाला है? स्पर्म, और ओवरी एग रिलीज करेगा. यानी कि जब स्पर्म और एग दोनों फ्यूज करेंगे तब जाकर बनेगा हमारा जाइगोट. ठीक है, ओके. तो ये दोनों गैमीट्स हैं हमारे, दैट स्पर्म एंड द एग. ठीक है. The accessory reproductive parts that includes all parts which are associated with the transfer and fusion of the egg and the sperm resulting in fertilization. Yes. So ये पूरे प्रोसेस को कराने में यानी कि फर्टिलाइजेशन कराने में जितने भी पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इन द ह्यूमन बॉडी, ऑल आर इनटू इट. यानी कि तुमने बात की मेल की बॉडी में तुमने बात की टेस्टिस की. ठीक है, तो टेस्टिस जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन है ह्यूमन मेल की बॉडी का, दैट हैज़ मेनी अदर पार्ट्स टू, जो कि पार्टिसिपेट करेंगे स्पर्म के रिलीज होने में. उसके अलावा जब तुम फीमेल बॉडी की बात कर रहे हो तो वहाँ जो ऑर्गन है उससे ओवरी की बात करोगे और ओवरी हमें रिलीज करके दे रहा है एग. यहाँ भी जितने भी पार्ट्स हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इन दी फर्टिलाइजेशन टू गेट द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड द एग इन फॉर्मिंग जाइगोट, and this process leads to fertilization. और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. ओके. और फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब जब जाइगोट बन गया है तो ये बनाएगा एम्ब्रियो जो कि बेबी का डेवलपमेंट में हेल्प करेगा. ओके. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो दैट गिव्स बर्थ टू अ बेबी. दैट कैन बी अ बॉय और दैट कैन बी अ गर्ल. It can be a boy, it can be a girl. ठीक है. सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या जाना? जो तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं जहाँ पर मेल और फीमेल दो बॉडीज होंगी. जब तुम मेल की बात करोगे तो देयर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसका नाम है टेस्टिस जो कि रिलीज करता है स्पर्म. वहीं तुम बात करोगे फीमेल की बॉडी की तो फीमेल की बॉडी में है ओवरी जो कि रिलीज करता है एग रिलीज करता है. और जब स्पर्म और एग दोनों फ्यूज होते हैं तो ये जाइगोट बनाएगा. जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा. दैट विल गिव बर्थ टू अ बेबी. दैट कैन बी अ बेबी बॉय और इट कैन बी अ बेबी गर्ल. और इस पूरे प्रोसेस को हमने नाम दिया है फर्टिलाइजेशन. आई होप दिस मच इज क्लियर टू ईच एंड एवरी चाइल्ड. ये जितना पढ़ाया मैंने अभी आप सबको समझ आ गया होगा. आगे चलेंगे. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक टू मेंशन जितना भी आपको आज की क्लास में पढ़ाया गया है वो सब कुछ द शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपको मेंशन कर दिया जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, so you can go through it, everyone, those who are watching this video, and I must suggest to each and every child, please go through the video. This is gonna help you कि आप क्या करोगे जब आप इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो पढ़ने के लिए छोटे छोटे सेक्शंस में इस चैप्टर को डिवाइड करो. जब आप छोटे छोटे सेक्शंस में चैप्टर को डिवाइड कर लोगे तो इससे क्या हेल्प मिलेगी? ये इतना लेंदी और ब्रॉड चैप्टर आपको समझना इजी हो जाएगा. तो आज की क्लास में हमने जो टॉपिक कवर किया है, सबसे पहले हमने बात की कि रिप्रोडक्शन क्या है. दूसरा रिकैप है, इट्स जस्ट अ रिकैप दैट आई एम गिविंग यू.
रिप्रोडक्शन डेफिनेशन जानने के बाद हमने ये जाना कि कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जो कि मेल में हैं और कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि फीमेल की बॉडी में है। उसके अलावा हमने बात किया कि क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। देन टू नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द बॉडी ऑफ द मेल। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू। So my dear students, again I am back with the another topic of the same chapter, reproductive system. Okay, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं reproductive system in the male. लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि जो अगला टॉपिक होने वाला है हमारी क्लास का वो reproductive system होने वाला है about the male. आज की क्लास में इसको कवर करते हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से पढ़ते हैं और देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात कर रहे हैं उसमें आखिर होता क्या क्या है। अ पेयर ऑफ टेस्टिस, अ पेयर ऑफ स्पर्म डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स, पेनिस एंड यूरेथ्रा। हम बात कर रहे हैं मेल बॉडी की, तो ये जो पार्ट्स हैं मेल बॉडी के हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर ऑफ स्पर्म डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स में आपका सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाएगा, पेनिस और यूरेथ्रा। एक एक करके इन सबको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टेस्टिस। इन ऑल मैमल्स, जितने भी मैमल्स हैं, द टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमेन इन अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड स्क्रोटम। अच्छा, हम मेल बॉडी की बात कर रहे हैं तो मेल बॉडी में यूजुअली ऐसा पाया जाता है इन ऑल दी मैमल बॉडी कि जो पेनिस है, बेसिकली जो हमारा टेस्टिस है, ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की ओर लोकेटेड होता है और ये जो टेस्टिस है वो एक स्किनी लेयर से कवर्ड होता है। उस स्किनी लेयर को हमने नाम दिया है स्क्रोटम। कवर्ड by a skin folded layer, जिसको तुमने बोला है स्क्रोटम। स्क्रोटम कहा हमने, ओके, या फिर स्क्रोटल सैक भी कह सकते हो और स्क्रोटल सैक, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो। It is suspended in the scrotum by a spermatic cord. The embryonic stage testes are present inside the abdomen. Okay, so अब ये एक natural phenomena है। Usually जो release of sperm है वो इसी testes के द्वारा ही होता है, इसी testes के थ्रू होता है, जो कि एक बहुत ही normal और natural सा process है। In summers, अगर हम समर्स की टाइम की बात करें, स्क्रोटम बिकम लूज एंड हेंस द टेस्टिस हैंग अवे फ्रॉम द बॉडी टू रेगुलेट द टेम्परेचर। जो टेस्टिस है उसका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से टोटली वैरी करता है, बिल्कुल ही अलग होता है। तो ऐसा बोला गया है, आपकी बुक ऐसा लिखती है कि समर्स के टाइम में, समर सीजन में जो टेस्टिस है ये बॉडी के बाहर रहता है और टेम्परेचर इसका कंप्लीटली वैरी करेगा। जो स्क्रोटम है वो लूज हो जाएगा, जो आउटर लेयर है, जो इसकी स्किन है, ड्यू टू दी वेदर ये लूज हो जाएगी। उसके अलावा जब तुम कोल्ड सीजन, ठंड के टाइम की बात करोगे, टेस्टिस आर ड्रॉन टुवर्ड्स द एब्डोमेन बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्क्रोटम टू एब्जॉर्ब बॉडी हीट। बाहर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा ठंडा होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एब्डोमेन है वो कॉन्ट्रैक्शन करने लगता है, बिल्कुल सिकुड़ने सा लगता है, और इसकी वजह से जो हमारा टेस्टिस है बाहर के टेम्परेचर में, मतलब कहीं ना कहीं स्पर्म फॉर्मेशन करना बहुत टफ हो जाता है। इसकी वजह से ये अंदर के बॉडी के हीट को, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने लगता है। ठीक है, तो वापस से ये दोनों पॉइंट्स रिकॉल कर देती हूँ। समर के टाइम में क्या होता है, स्क्रोटम लूज हो जाता है। समर्स के टाइम में स्क्रोटम लूज हो जाता है और टेस्टिस बाहर की ओर, बॉडी के बाहर की ओर हैंग करने लगता है जस्ट टू रेगुलेट दी टेम्परेचर। लेकिन वही ठंडियों के वक्त, कोल्ड टाइम में, कोल्ड सीजन में क्या होता है, जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन के टूवर्ड्स जाता है फॉर दी, ये बेसिकली कह सकते हो कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है स्क्रोटम का, टू अब्जॉर्ब दी हीट ऑफ दी बॉडी, बॉडी के हीट को अब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट
टेस्टिस आखिर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, हमने ये समझना है। तो टेस्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पर्म का प्रोडक्शन करती है। मैंने इस टॉपिक को जैसे ही पढ़ाना शुरू किया, टेस्टिस बोला, तो मैंने यही पॉइंट सबसे पहले बोला कि दैट ये जो टेम्परेचर है ये वैरी कर रहा है, क्योंकि इसको स्पर्म फॉर्मेशन करना है। तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो बाहर के टेम्परेचर से बिल्कुल ही अलग होगा। नेक्स्ट, सिक्रीशन ऑफ द मेल हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ओके, सो अभी हम देखेंगे दो फंक्शन हैं। ये दो फंक्शन क्या है इनको देख लो। सबसे पहला फंक्शन मैंने तुम्हें कहा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड दूसरा है आपका सेकेंड हार्मोन सिक्रीशन। हार्मोन सिक्रीशन, ठीक है, दोनों पॉइंट्स को याद रखेंगे। सबसे पहला फंक्शन हमारे टेस्टिस का है टू गो इनटू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा फंक्शन है हमारा सिक्रीट करना मेल हार्मोन। हमारा इन द सेंस हम बात कर रहे हैं टेस्टिस की। टेस्टिस का पहला काम क्या हुआ? स्पर्म फॉर्मेशन करना, जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहते हो, और दूसरा मेल हार्मोन सिक्रीट करना, और वो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर है वो ओवल होता है, ओवल स्ट्रक्चर होता है। ओके, ये ओवल इन स्ट्रक्चर होता है एंड आर इंटरनली पार्शन्ड इनटू 15 to 20 लोब्स, और अंदर की ओर बहुत सारे पार्टीशंस होते हैं। अंदर की ओर टेस्टिस के अंदर बहुत सारे सेक्शंस डिवाइड होते हैं फॉर परफॉर्मिंग द डिफरेंट फंक्शन। ईच लोब हैज नंबर ऑफ हाईली कॉइल्ड ट्यूब्स, जिसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के नाम से जानते हैं। हर एक लोब में बहुत सारी कॉइलिंग की गई है, टर्न एंड ट्विस्ट कॉइलिंग की गई है, और इस कॉइलिंग को हमने बोला है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नाम दिया है। Cells that form the inner lining of the tubule undergo meiotic division and produce sperm by a process known as spermatogenesis. So yes, हम बात कर रहे हैं स्पर्म फॉर्मेशन की, जिस स्पर्म फॉर्मेशन के मेथड को तुमने नाम दिया है स्पर्मेटोजेनेसिस। आखिर ये हुआ कैसे? तो हमने बात की इसके स्ट्रक्चर की। जो टेस्टिस है इसका स्ट्रक्चर ओवल शेप का होता है। टेस्टिस का स्ट्रक्चर ओवल शेप का होता है, और इसके अंदर 15 to 20 लोब्स यानी कि 15 to 20 सेक्शंस है, और इन लोब्स को, इन कॉइल्ड लोब्स को हमने नाम दिया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया स्पर्मेटोजेनेसिस। I hope this is clear to each and everyone. Okay, next, in between the seminiferous tubules के बीचों बीच there is a packing tissue जिसको हमने लीडिंग सेल्स का नाम दिया है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड, इट एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। दो तरीके की ग्लैंड्स होती हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है और दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम बेसिकली डक्टलेस ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, राइट? और ये क्या करती है? मेल हार्मोन सिक्रीट करती हैं। तो दो चीज़ें आपने देखी टेस्टिस को पढ़ाते वक्त। शुरुआत में ही मैंने बोला था सबसे पहली चीज़ कि ये स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, और उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हमने कहा स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें हमने बात की टेस्टिस का स्ट्रक्चर जो है वो ओवल शेप्ड है, और इसमें कई सेक्शंस हैं, बहुत सारे पार्टीशंस हैं, जिन सेक्शन को हमने कहा है 15 to 20 लोब्स हैं, और ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है उनको नाम दिया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। और ये जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है
इसके प्रोसेस को हमने नाम दिया है स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके अलावा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच में कुछ पैकिंग सेल्स, कुछ पैकिंग टिश्यूज भी हैं। उन पैकिंग टिश्यूज को हमने नाम दिया है लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स नाम दिया है, जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर द सिक्रीशन ऑफ मेल हार्मोन, और उस मेल हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो हमने बात की है कुछ पैकिंग टिश्यूज हैं। उन पैकिंग टिश्यूज का किसके बीच पैकिंग टिश्यू है? किसके बीच पैकिंग टिश्यू है? जस्ट आई टोल्ड यू, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, इनके बीच पैकिंग टिश्यू है, उनको बोला है लीडिंग सेल्स। और लीडिंग सेल्स क्या करते हैं, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द सिक्रेशन ऑफ द मेल हार्मोन, जिस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। आई होप दिस मच इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन। सो टेस्टोस्टेरोन आपका मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, now the sperm leave the seminiferous tubule through a network of ducts into a highly coiled duct of about 6 meters called as epididymis. Okay, हमने दो टर्म्स को डिस्कस किया। सबसे पहला टर्म था आपका seminiferous tubule, which is a highly coiled structure. उसी के बीच में there is a packing tissue known as leading cells that was responsible, जो किसके लिए responsible था? For the formation of sperm। ठीक है, उसके अलावा जो स्पर्म है, जैसे ही वो स्पर्म जिसका फॉर्मेशन टेस्टिस में हुआ है, वो स्पर्म जैसे ही सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को छोड़ते हुए, मतलब वहां से लीव करते हुए आगे की ओर बढ़ता है, तो वो एपिडाइडमिस से पास होता है। यानी कि कह सकते हो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म है वो निकलता है और कहाँ पहुंचता है? एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस की ओर पहुंचेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। एपिडाइडमिस की ओर पहुंचेगा, और एपिडाइडमिस इज लाइक अ कैप ऑन टॉप ऑफ द किडनी एंड इज एक्सटेंडेड टुवर्ड्स द पोस्टीरियर एंड देन टर्न टुवर्ड्स एंड अपवर्ड्स एंड कंटिन्यू एज द स्पर्म डक्ट। सो सिंपल सी लैंग्वेज में ये समझो, जो अभी मैंने बताया दिया, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जिसको नाम दिया है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, जिसके साथ आपके लीडिंग सेल्स हैं, टेस्टोस्टेरोन बना रहे हैं। अब जो स्पर्म हमारा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में बना था, वहां से वो एक नेटवर्क के थ्रू पास होता है और पहुंचता है एपिडाइडमिस की ओर। ठीक है, और ये जो हमारा एपिडाइडमिस है, ये एक तरह का कैप लाइक स्ट्रक्चर है। कैप लाइक स्ट्रक्चर है जो किडनी के टॉप पर प्रेजेंट है। कैप लाइक स्ट्रक्चर जो कि हमारे किडनी के टॉप पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये किडनी के टॉप पर प्रेजेंट है और ये बाहर की ओर एक्सटेंडेड है, और यही आगे के प्रोसेस को, यानी कि आपका जो एपिडाइडमिस है, वो आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू करने में हेल्प करता है एज दी स्पर्म डक्ट। ओके, तो ये स्पर्म डक्ट की तरह काम करने लगता है। मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म टेक प्लेस। तो सिंपल सी लैंग्वेज में कह सकते हो कि जो स्पर्म बनते हुए आया हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से एक नेटवर्क के थ्रू पास हुआ, जिसको तुमने नाम दिया एपिडाइडमिस। अब वहां से ये जो एपिडाइडमिस है, ये कहाँ जाएगा? दैट इज अटैच विद अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। बेसिकली तुम्हारा जो एपिडाइडमिस है वही एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है। कहाँ प्रेजेंट है? किडनी के टॉप पर। किडनी के टॉप पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ से ये स्पर्म डक्ट का प्रोसेस कंटिन्यू रखेगा, यानी कि जितने भी स्पर्म्स हैं जो रिलीज हुए हैं वो मैच्योर कहाँ होने वाले हैं? एपिडाइडमिस में। कहाँ मैच्योर होंगे? एपिडाइडमिस में जाकर ये मैच्योर होने लगेंगे, और परमानेंट नहीं, टेम्पररी बेसिस पे ये वहाँ स्टोर हो जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट दैट ओके, आगे चले। आई होप यू ऑल आर नॉट गेटिंग बोर्ड, राइट? सो बिना टाइम वेस्ट किए स्पर्म डक्ट समझते हैं।
स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट अभी हमने डिस्कस किया, किसको बोला हमने? वास्ट डिफरेंस। इज इट वास्ट डिफरेंस? The sperm duct enters the pelvic cavity through the inguinal canal, the passage through which testes descend down into the scrotum before the birth of the child. It loops over the urinary bladder and joins the urethra at the back of the urinary bladder. Each sperm duct carries the sperm from the epididymis to the urethra. बड़े ध्यान से इस टॉपिक को समझेंगे। स्पर्म डक्ट कहाँ एंटर करेगा? सीधा पेल्विक कैविटी में। जो स्पर्म डक्ट है, जिसको तुमने वास्ट डिफरेंस बोला, ये एंटर करेगा पेल्विक कैविटी में, ठीक है। द पैसेज थ्रू विच, ये वो पैसेज है जिससे टेस्टिस डिसेंड डाउन करेगा इनटू द स्क्रॉटम, बच्चे के बर्थ से पहले, जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ दैट चाइल्ड, ठीक है। ये एक लूप है। दिस इज बेसिकली अ लूप लाइक स्ट्रक्चर जो कि कहाँ होगा? यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर होगा, और ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर है तो सीधा ज्वाइन करेगा यूरेथ्रा को। यूरिनरी ब्लैडर के बाद ये सीधा यूरेथ्रा को ज्वाइन करेगा बैक टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो कह सकते हैं सिंपल कि ईच स्पर्म डक्ट कैरीज द स्पर्म। हर एक स्पर्म डक्ट यानी कि वास्ट डिफरेंस के पास स्पर्म है जो कि रिसीव किससे कर रहा है? एपिडाइडमिस से, क्योंकि दिस इज द ओनली प्लेस जहाँ पर जो स्पर्म थे वो मैच्योर होकर टेम्पररी बेसिस पर स्टोर किए गए थे, ठीक है। देन टू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा टू द यूरिनरी ब्लैडर, ओके। तो दिस मच इज इनफ। नेक्स्ट आगे है हमारा एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। अब अगली क्लास में हम इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे। टिल देन कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आज मैंने आपको 2 टॉपिक्स कवर किए। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल क्या है। इसके पार्ट्स में हमने 2 पार्ट्स आज डिस्कस कर लिए हैं। आगे के बचे हुए 3 पार्ट्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू एवरीवन।